मैं अशोक कुमार शर्मा से आचार्य हिंदी MSJ राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। आज हम कहानी के तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। कहानी के 6 तत्व होते हैं। कथावस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, कथोपकथन या संवाद, स्थिति या वातावरण, भाषा शैली और 6वां उद्देश्य या जीवन दर्शन। कथावस्तु तत्व का अध्ययन हम पिछले व्याख्यान में कर चुके हैं। आज हम शेष 5 तत्वों के ऊपर और चर्चा करेंगे, जिसमें कथावस्तु के बाद में दूसरा तत्व पात्र और चरित्र चित्रण होता है। पात्र कहानी में संख्या में अधिक नहीं होने चाहिए। 1, 2 या 3, 4 पात्र तक को ही कहानी में सही माना जाता है। अधिक पात्रों से कहानी विस्तृत हो जाती है और कहानी ना रह कर के लघु उपन्यास के रूप में परिणत हो जाती है। इसलिए पात्रों की संख्या के बारे में हम कहानी में कम से कम पात्रों की स्थिति मान सकते हैं। पात्र में या कहानी के पात्र और चरित्र चित्रण हम कर रहे हैं तो उसमें बाह्य संघर्ष का वह रूप भी नहीं दिखाना चाहिए जिसमें विरोधी प्रकृति के पात्रों का द्वंद्व चित्रित हो। अर्थात कहानी जब हम लिख रहे हैं तो उसकी विरोधी प्रवृत्ति के पात्रों का उसमें नहीं होना श्रेष्ठ माना जाता है कहानी में, क्योंकि प्रतिद्वंदी अगर पात्र हम चित्रित कर रहे हैं उसमें कहानी में तो वह कहानी लंबी होगी और जो प्रभाव अनुभूति होगी उसमें वह कम स्थिति में होगी। हम केवल चरित्रों के और घटनाओं के संबंध में ही सोचते रहेंगे या देखते रहेंगे। जो उसका प्रभाव है, जो कहानीकार डालना चाहता है, वह पर्याप्त मात्रा में या उचित तरीके से नहीं हो पाएगा। पात्र का जो प्रमुख है या कहानी में जो प्रमुख पात्र होते हैं 1 और 2, उनके चरित्र पर ही विशेष बल देना चाहिए। उनका संघर्ष, उनकी हृदय स्पर्शिता, उनकी कल्पनाशीलता, उनका समाज के लिए योगदान, रहन सहन और किस उद्देश्य को लेकर के कहानीकार चल रहा है, क्या देना चाहता है वो पाठक के लिए, उसमें योग देने वाले पात्रों के चरित्र के बारे में ही और चर्चा करनी चाहिए। वही कहानी श्रेष्ठ मानी जा सकती है। चरित्र जो चित्रित कर रहा है कहानीकार, उसका जो चित्रण है, जिन चरित्रों का चित्रण कर रहा है उनका जो यथार्थ रूप है वह यथार्थ रूप ही कहानी में प्रस्तुत करना चाहिए, रचना में संयोजित करना चाहिए। क्योंकि अगर हम यथार्थ रूप को नहीं चित्रित करेंगे तो वह बनावटी लगेगा और कहानी से पाठक है वह पूरी तरह से जुड़ नहीं पाएगा। इसलिए पात्र और चरित्र ये दोनों ही यथार्थ रूप में होने चाहिए। पात्रों की वेशभूषा, उनका रूप, आकार, नाम, भाषा आदि उनके चरित्र के अनुरूप ही होने चाहिए। अगर उनके चरित्र के अनुरूप नहीं हैं तो वह कहानी प्रभावशाली नहीं बन पाएगी। ग्रामीण पात्र का हम चित्रण कर रहे हैं और उसको शहरी लिबास में, उसकी बोलचाल शहरी स्थिति में कर रहे हैं या
सुनियोजित भाषा में कर रहे हैं, जो उसके चरित्र के अनुसार, उस ग्रामीण परिवेश के अनुसार सही नहीं है, तो वह उचित नहीं माना जाएगा। इसलिए नाम, भाषा सब जैसा पात्र है उस पात्र के वातावरण के अनुकूल ही होना चाहिए। औचित्य और अनुरूपता न होने पर चरित्र चित्रण पूर्ण और प्रभावात्मक नहीं हो सकता है। तो पात्रों का जो चरित्र है वह औचित्यपूर्ण होना चाहिए और उसके अनुरूप ही होना चाहिए जिस प्रकार का पात्र है उस पात्र का चरित्र चित्रण, तभी कहानी प्रभाव डालने वाली बनती है। अगला तत्व हम कह सकते हैं कथोपकथन या संवाद। कहानी में संवादों का होना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि संवादों के द्वारा एक तो कहानी में नाटकीयता आती है, दूसरा उसमें वर्णन अधिक नहीं होते हैं, और संवादों के द्वारा कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक स्थिति का चित्रण करने की, पात्रों के चरित्र को चित्रण करने की स्थिति बनती है। तो संवाद जो कहानी में कार्य करते हैं उनको हम इन बिंदुओं में देख सकते हैं कि यह पात्रों के चरित्र को उभारते हैं। संवादों के द्वारा जो पात्र हैं उन पात्रों का चरित्र स्पष्ट होता है। दूसरा, वर्णन में रोचकता आती है संवादों से, जो प्रभावशाली होती है। जो कथा चल रही है उसमें प्रभावमयता का विधान होता है। तीसरा, कथा वस्तु को विकास की ओर भी ले जाते हैं संवाद। संवाद से कथा वस्तु का जो विन्यास है सुचारू ढंग से चलता है, कोई व्यवधान की स्थिति नहीं आती है। अगला बिंदु, कहानी को अधिक से अधिक परसंवेद्य बनाते हैं। जो कहानी है, जब पात्र बोलता है कहानी में, तो ऐसा लगता है कि वह पात्र की बात है। जिसको कहानीकार चित्रित करना चाह रहा है वह पात्र ही अपनी बात कह रहा है। अगर कहानीकार पात्रों से न बुलवा करके, संवादों का प्रयोग ना करके और अपनी तरफ से ही वह कहानी लिखता है, तो वो घटना प्रधान ज़्यादा हो जाती है या फिर वर्णनात्मक ज़्यादा हो जाती है। उसमें उत्सुकता, रोचकता, कौतूहल और इन तत्वों का अभाव सा दिखाई देने लगता है। इसलिए कहानी में अधिक से अधिक पात्रों के द्वारा ही संवाद कहलवाने चाहिए, क्योंकि परसंवेद्य बनाते हैं संवाद, दूसरे को संवेदनशील बनाते हैं संवाद, जब कहानी के पात्र अपनी बात को कहते हैं। फिर संवाद कहानी में विशेष वातावरण का भी निर्माण करते हैं। अगर बातचीत में, बहस में, तर्क में जब कोई बात करनी होती है कहानीकार को, तो वह पात्रों के संवादों के द्वारा उसको ज़्यादा प्रभावी बना सकता है। संवादों के द्वारा कहानी में स्वाभाविकता भी आती है। कहानी बनी बनाई या कृत्रिम नहीं लगती है। ऐसा लगता है कि जो पात्र हैं, ये जो घटनाएं हैं, या जो कहानी हम पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, वो यथार्थ है, जीवन का यथार्थ है, बना बनाया कोई तत्व नहीं है, बनी बनाई कोई बात नहीं है, यथार्थ जीवन से जुड़ी हुई बात है। अगला जो हम देख सकते हैं संवादों के बारे में, तो संवाद अच्छे कौन से माने जाते हैं, श्रेष्ठ संवादों की क्या विशेषताएं होती हैं, तो उनमें जब हम देखते हैं तो संवाद देश, काल, पात्र, परिस्थिति, घटना, भाव आदि के अनुकूल होने चाहिए। किस देश में कहानी लिखी जा रही है या किस देश का वातावरण चित्रित किया जा रहा है, उसके पात्र किस प्रकार के हैं, उस कहानी की परिस्थिति किस प्रकार की है, उसमें कौन से भावों को कहानीकार प्रकट करना चाहता है, कौन सी घटनाओं का संयोजन कर रहा है, तो
इन सभी के अनुकूल संवाद होना अति आवश्यक होता है और श्रेष्ठ और सफल संवाद वही माना जा सकता है। संवाद संक्षिप्त होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पात्र के द्वारा और लंबा चौड़ा उपदेश या भाषण दिलवाया जाए। संवाद अत्यंत संक्षिप्त होगा, उतना ही प्रभावी होगा। ध्वन्यात्मक होना चाहिए। उसकी जो ध्वनि है, अर्थात जो शब्द कह रहा है उस शब्द का अर्थ ऐसा होना चाहिए कि उसको पाठक है वो अपने हिसाब से उसका अर्थ लगा सके। इस प्रकार के संवाद होने चाहिए। अभिनयात्मक भी होने चाहिए संवाद। अभिनय की अगर आवश्यकता पड़े, कहानी की मंचन की आवश्यकता पड़े, तो अभिनयात्मक जो संवाद होते हैं वह श्रेष्ठ माने जाते हैं। संवादों में तर्क युक्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि संवाद कुतर्क वाले हों। जो हम घटना का चित्रण कर रहे हैं या पात्रों के द्वारा जो कहलवाना चाह रहे हैं, वो बातें, वो विचार, वो तथ्य तर्कयुक्त हों, कौतूहल को उद्दीपित करने वाले हों, वक्रोक्ति प्रधान हों, अर्थात उनका एक से अधिक अर्थ निकले, चुटीले हों, जो सीधे प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार के संवाद होने चाहिए। वही संवाद बढ़िया माने जाते हैं। संवाद पात्रों के चरित्र को उभारने वाले और कथा वस्तु के विकास में योग देने वाले होने चाहिए। ये नहीं कि पात्रों का चरित्र जो चित्रण कर रहा है कहानीकार, वह चित्रण तो नहीं हो और पात्रों के संवादों के द्वारा ही और उस कहानी को उलझाव की स्थिति में डाल दे। तो अच्छे संवादों के ये गुण होते हैं जो कहानी को प्रभावी और श्रेष्ठ, संवेदनशील बनाते हैं। संवाद के मध्य में विराम, गति, यति का भी उचित ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि संवादों को बड़े बड़े वाक्यों में कहा जाए। कहाँ पर प्रभाव डालने वाले शब्द हैं, कहाँ पर उसको विराम देना है, कहाँ उसको गतिमय बनाना है संवाद को, ये सब चीज़ भी संवादों में ध्यान रखी जाती है। संवादों की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए कि वे सक्रियता और सजीवता के साथ साथ कहानी में एक अनिर्वचनीय सौंदर्य विधान करने की क्षमता रखते हों। अर्थात जिस सौंदर्य को वाणी के द्वारा हम नहीं कह सकते हैं, अर्थात अपने हृदय पर या पाठक के हृदय पर सीधे ऐसा प्रभाव छोड़ते हैं कि पाठक उस रस को, उस आनंद को वाणी के द्वारा अभिव्यक्त नहीं कर सके। ऐसे संवाद होने चाहिए। कहानी में स्वगतोक्तियों, भाषणों और सिद्धांत विवेचनों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। तो स्वगत भाषण जिसे हम कहते हैं, पात्र अपने आप में बोलता है, दूसरा भाषण देते हैं और सिद्धांतों का विवेचन करते हैं। तो ये तीनों चीज़ या तीनों तत्व कहानी में उचित नहीं माने जाते हैं। जहाँ तक हो सके ये तत्व कहानी में नहीं आने चाहिए। अगला जो तत्व है वो स्थिति या वातावरण है। कहानी कौन सी स्थिति में लिखी जा रही है, किस प्रकार उसका वातावरण है, उसका भी कहानी में उल्लेख होना चाहिए। स्थिति जो होती है या वातावरण जो होता है वो हमारी कृत्रिम सौंदर्य अनुभूति की वृत्ति की परितृप्ति करता है। तो हम सौंदर्य अनुभूति, जो बनावटी सौंदर्य जिसे हम कहते हैं, बाह्य सौंदर्य जिसे हम कहते हैं, तो वो है वातावरण के द्वारा। कहानी में वातावरण का विधान कहानीकार करता है, उसके द्वारा वह स्पष्ट होता है। जो हमारी सच्ची सहानुभूति है उसको भी वातावरण जागृत करता है। हम जिस पात्र के प्रति, जिस घटना के प्रति सहानुभूति रखना चाहते हैं, तो अगर उस समय का वातावरण हम चित्रित कर रहे हैं, तभी पाठक अपनी सहानुभूति के साथ उस पात्र से, उस घटना से जुड़ पाएगा। अगर कहीं शोक की घटना है और उस जगह हम हास्य विनोद का वातावरण चित्रित कर रहे हैं,
तो यह कहानी को हंसने लायक ही बनाएगा या श्रेष्ठ नहीं बनाएगा, उपहास देने वाली ही कहानी बनेगी, अच्छी कहानियों में उसकी गिनती नहीं होगी। तो जो वातावरण का चित्रण किया जाता है वह दो प्रकार से किया जा सकता है। एक तो सामाजिक वातावरण होता है और दूसरा भौतिक वातावरण। सामाजिक वातावरण में जिस वातावरण की, जिस स्थिति की, जिस परिवेश की कहानी है, उस परिवेश में रहने वाले लोगों का, उस परिवेश में रहने वाले लोगों की संस्कृति का, उनके विचारों का, उनकी भाषा का, उनके जीवन का जो चित्रण किया जाता है वह सामाजिक वातावरण के अंतर्गत आता है। रहन सहन का चित्रण किया जाता है, उनकी सभ्यता का चित्रण किया जाता है, ये सामाजिक वातावरण में आता है। और दूसरा भौतिक वातावरण होता है, जो हमारे चारों तरफ भौतिक परिवेश है उसका चित्रण भी कहानी में किया जा सकता है, लेकिन अत्यंत संक्षेप में। और वह भी ऐसा चित्रण होना चाहिए भौतिक परिवेश का या प्रकृति का कि वह पात्रों को संवेदनशील बनाने के लिए, पाठक के हृदय पर अपना प्रभाव डालने के लिए ही उसका उपयोग करे। इस प्रकार से वातावरण और स्थिति का चित्रण किया जाना चाहिए कहानी में। अगला तत्व है भाषा शैली। तो कहानी में जो भाषा शैली होती है, शैली तो हम रूप को कह सकते हैं कि जो कहने की स्थिति है या रचना करने की स्थिति है वह किस प्रकार की है कहानी की, और भाषा उसमें कौन सी भाषा का किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है। तो जब भाषा के प्रयोग के बारे में हम देखते हैं तो वह भाषा कथा वस्तु के, घटनाओं के, पात्रों के और वातावरण के अनुकूल होनी चाहिए। अगर ग्रामीण परिवेश का चित्रण है तो ग्रामीण भाषा का प्रयोग करना चाहिए। शहरी परिवेश का चित्रण है, कहानी शहरी परिवेश को लेकर के लिखी जा रही है या शहरी परिवेश में लिखी जा रही है तो उसमें शहरी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। शैली के बारे में जब हम देखते हैं तो उसमें कई शैलियाँ होती हैं रचना की या कहानी लिखने की। उनमें एक ऐतिहासिक शैली होती है, तो ऐतिहासिक शैली में हम ऐतिहासिक विवरण जो देते हैं या इतिहास की रचना करते हैं उस शैली में हम कहानी को कह सकते हैं। और जो ऐतिहासिक कहानी होती हैं, ऐतिहासिक पात्रों को लेकर के लिखी जाती हैं, ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर के लिखी जाती हैं, वह ऐतिहासिक शैली में ही लिखी जाती हैं। दूसरी जो शैली होती है कहानी कहने की या कहानी रचना की, वह आत्मकथन प्रधान होती है। अर्थात आत्मकथा के रूप में कोई पात्र है वह अपनी आत्मकथा कह रहा हो, इस प्रकार से भी कहानी में शैली का प्रयोग होता है। तो यह आत्मकथन प्रधान जो शैली होती है वह प्रथम पुरुष में ही की जाती है, अर्थात मैं के द्वारा ही शुरू होती है और मैं पर जाकर के ही वह खत्म हो जाती है। अर्थात पात्र अपनी कथा को ही अपने शब्दों द्वारा कहता है। तीसरी संवादात्मक या कथोपकथन प्रधान शैली होती है। तो कथोपकथन जो शैली है, संवादात्मक जो शैली है, उस शैली में संवादों के द्वारा और कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से कथोपकथन या संवादात्मक शैली में भी कहानी लिखी जाती हैं, कहानी की रचना की जाती है। अगला जो प्रकार है शैली का वो पत्रात्मक है, अर्थात पत्रों के माध्यम से घटना का और पात्रों का चित्रण किया जाता है, वातावरण का चित्रण किया जाता है। पत्र होते हैं उसमें चरित्रों के या पात्रों के, और वो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कहानी की कथा को आगे चलाते हैं। डायरी शैली होती है, तो इसमें जो पात्र हैं उन पात्रों की जो डायरी लिखने की विधा होती है, जैसे व्यक्ति अपनी प्रतिदिन की डायरी लिखता है तो उस डायरी के पन्नों के आधार पर भी उस शैली में भी और कहानी की रचना की जा सकती है। ये कोई आवश्यक नहीं है कि कहानी रचना की जो शैली है
वो एक ही प्रकार की हो, अर्थात कहानीकार एक शैली का, दो शैली का, ऐतिहासिक शैली का, आत्मकथन शैली का, संवादात्मक शैली का, पत्रात्मक शैली का, डायरी शैली का अलग अलग प्रयोग भी कर सकता है और इनका समेकित प्रयोग भी कर सकता है। मतलब एक के साथ में कई शैलियों के द्वारा भी वह कहानी का सृजन कर सकता है। अगला इसका तत्व है कहानी का, वह है उद्देश्य या जीवन दर्शन होता है। अर्थात कोई भी कहानी लिखी जाए, कोई भी रचना की जाए तो उस रचना करने का उद्देश्य होता है। इसी प्रकार कहानी लिखने का भी या कहानी की रचना का भी उद्देश्य होता है कहानीकार का, कि वो कहानी क्यों लिख रहा है, कहानी के द्वारा वह क्या देना चाहता है। तो इस प्रकार से उद्देश्य भी प्रमुख होता है, क्योंकि उद्देश्य कहानी का प्रतिपाद्य होता है, लब्बोलुआब होता है, निष्कर्ष होता है, या समाज को दिया जाने वाला, पाठक को दिया जाने वाला तत्व होता है कि वो क्या संकेतित करना चाहता है कहानी के द्वारा। तो कहानीकार का उद्देश्य जब हम देखते हैं तो समाज सुधार का भी हो सकता है, व्यक्ति सुधार का भी हो सकता है, उपदेश का हो सकता है, मनोरंजन का भी हो सकता है। अर्थात कहानी सुधार के लिए लिखी जा सकती हैं, उपदेश के लिए लिखी जा सकती हैं, मनोरंजन के लिए भी लिखी जा सकती हैं। और कहानीकार अपने सिद्धांतों का, जो उसकी मान्यताएं हैं, जो उसकी विचारधारा है, उस विचारधारा के सिद्धांतों का या विचारधारा के प्रचार के लिए भी वह कहानी लिख सकता है। यह भी उसका उद्देश्य हो सकता है कहानी का। और इसके अलावा पाठकों को किसी यथार्थ स्थिति का विशेष सत्य से परिचय कराने का भी उद्देश्य हो सकता है, क्योंकि उद्देश्य या जीवन दर्शन जो होता है वह छोड़ना चाहता है पाठक के ऊपर उस प्रभाव के लिए कि ये कहानी क्यों लिखी गई है, इसका प्रयोग या इसका लिखने का कारण है वो क्या रहा है। समाज की नाना परिस्थितियों, समस्याओं के प्रति कहानीकार का अपना नया दृष्टिकोण और उनके निदान, उसके निर्णय आदि कहानी के उद्देश्य बन सकते हैं। अर्थात अनेक समस्याएं हैं, कहानीकार उन समस्याओं का क्या हल निकाल करके देना चाहता है, ये भी कहानी के उद्देश्य माने जा सकते हैं। उद्देश्य को ही हम जीवन दर्शन कह सकते हैं, प्रतिपाद्य कह सकते हैं। इस प्रकार इस व्याख्यान में हमने कहानी के 5 तत्वों का अध्ययन किया। धन्यवाद।